तो बच्चों आपको याद होगा कि जब भी आप बचपन में स्कूल में पिकनिक में जाते थे तो जब भी बस टर्न होती थी आप लोगों पे अपोजिट डायरेक्शन में खिड़की की तरफ एक फोर्स लगता था ना। आइए क्यों उसको समझते हैं, उसके पीछे की फिजिक्स आज जानते हैं इस टॉपिक में, जो कि आपका लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है। मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर रोड, इसके बाद एक छोटा टॉपिक और बचा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक कार है जो कि सर्कुलर रोड पे ऐसे कर्व हो रही है। जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में पूरा रोड सर्कुलर हो, अगर कहीं पे छोटा सा कर्व भी लिया है ना तो वो भी क्या है, सर्कल का ही तो आर्क है। कोई बस है वो ऐसे टर्न हो रही है तो कर्व पाथ फॉलो किया, सर्कल का ही तो पार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक कंप्लीट रोड बना दिया है। समझते हैं अब जो ये रोड बनाया है, ये मैं कह रहा हूँ जी रोड रफ है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन तो मौजूद होगा। फ्रिक्शन कहाँ मौजूद होगा, मुझे मालूम है ये जो कार है या बस है कुछ v स्पीड से आगे जा रही होगी। तो अगर ये v स्पीड से आगे जा रही है तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, बैक टू मोशन के अपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। देख लेते हैं और कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे। अपन को मालूम है इसका mg लग रहा होगा। mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे टुई नहीं, mg कहाँ लग रहा होगा, अंदर, क्योंकि ये रोड हॉरिजॉन्टल है उसको हम ऐसे देख रहे हैं। तो जो mg नीचे लग रहा है क्योंकि रोड को हमने ऐसे बनाया, तो mg कहाँ लग रहा है, अंदर इनटू द बोर्ड। और नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल पे प्लॉट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जमीन पे प्लॉट करके हम सिखाएंगे नहीं, बोर्ड पे करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा, सरफेस से बाहर की तरफ, क्योंकि ये रोड कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो जो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, जब बोर्ड यहाँ पे है तो नॉर्मल यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसको फिलहाल मैं मिटाई दे रहा हूँ, समझते हैं क्या हो रहा है। अब हम आते हैं आपकी कहानी के ऊपर कि बस में आप बैठे हो या कार में बैठे हो, कार ने जैसे ही कर्व लिया, अगर वो ऐसे कर्व पाथ फॉलो करेगी तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट। अगर वो सर्कल ऐसे फॉलो कर रही है तो आप पे फोर्स कहाँ लग रहा है, अपोजिट। मतलब अगर उसने ऐसे कर्व पाथ फॉलो किया तो आप पे जो फोर्स लगा वो सेंटर के अपोजिट लगा ना, सेंटर के अपोजिट लगा। वेरी गुड। यानी आप पे क्या लगा, आप पे एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स है, हमने 3 रिएक्शन फोर्स पढ़े हैं क्या जी, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। एक और रिएक्शन फोर्स है, वो रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से भी एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी इस केस में आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली वो क्या है, एफ सेंट्रीफ्यूगल। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये रिएक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। हमें मालूम होना चाहिए जब भी कोई फोर्स प्रेजेंट होगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपके पास ये एफ सेंट्रीफ्यूगल, ये क्या है, ये रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स किसका, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों रिएक्शन फोर्स है। ठीक है जी। तो अब रिएक्शन फोर्स मौजूद है तो उसका एक्शन भी तो प्रेजेंट होगा ना। अगर रिएक्शन फोर्स मौजूद है तो उसका एक्शन फोर्स भी होना चाहिए। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मौजूद है, ये है रिएक्शन किसका, सेंट्रीपिटल का, मीन्स देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अपनों को मालूम है, हम मोशन इन प्लेन के सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में देख चुके हैं कि जब भी कभी भी सर्कुलर मोशन होगा देयर मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसको कर्व पाथ फॉलो कराने के लिए ही जो फोर्स मौजूद होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न नहीं होगी। वही एग्जांपल दूं जो मैंने वहां भी दिया था, एक बकरे को आपने खंबे से बांध रखा है, वो सीधा जाना चाह रहा है लेकिन खंबे से बंधे होने की वजह से पाथ कैसा फॉलो होगा, कर्व। अब जरूरी नहीं है कि आप हर ऑब्जेक्ट को बांध के रखो, फोर्स वो इनविजिबल होता है। तो जब भी कोई चीज कर्व पाथ फॉलो करेगी देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कार जब यहाँ पे कर्व पाथ फॉलो करेगा देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमें मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मौजूद है। अब मैंने ये बात भी कही थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो बच्चों होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स तो नहीं होता, कोई नया फोर्स नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या है, जो भी आपके पास नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स सेंटर, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, जो भी आपके पास नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि इस केस में सेंटर की तरफ आखिर लग कौन सा फोर्स रहा है। आइए फील करते हैं। देखो जब कार टर्न हो रही है या बस टर्न हो रही है तो आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पे सेंटर के अपोजिट लग रहा है। बस या कार पे भी तो लग रहा होगा ना, लेकिन बस या कार का मोशन तो नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई फोर्स है जो कार या बस को
सेंटर की तरफ सॉरी सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन में मोशन होने से रोक रही है, जो कि सेंट्रीपिटल है। अच्छा, ये प्रोड्यूस कहाँ हो रही है? अगर हम देखें तो बस या कार के जो टायर्स हैं वो सरफेस से कांटेक्ट में है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है सेंटर की तरफ वो कांटेक्ट की वजह से होगा। किसके कांटेक्ट की वजह से? ज़मीन और बस या कार के जो टायर्स आपस में कांटेक्ट में है। अच्छा, तो बस या कार के टायर जो कि ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है, उनकी वजह से सरफेस के पैरेलल सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। और सरफेस के पैरेलल कौन सा फोर्स होता है जो मोशन को नहीं होने देता? फ्रिक्शन है शायद। और फ्रिक्शन में भी दो है यार, काइनेटिक है, स्टैटिक है। काइनेटिक तो तब लगता है जब मोशन हो जाता है, तो काइनेटिक तो पीछे लग रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर मुझे मालूम है जो सेंटर की तरफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सरफेस के अलॉन्ग है, और सरफेस के अलॉन्ग जो फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट इज क्या? फ्रिक्शन फोर्स। और उसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब मोशन नहीं होता है। तो क्योंकि कार का मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं हुआ, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो लगने वाला सेंट्रीपिटल आपके फोर्स है वो बेसिकली क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो इस केस में वो फोर्स कौन सा है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो फोर्थ फोर्स कौन सा मौजूद है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। और ये कर क्या रहा है? बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है जी। अब हमें मालूम है, हम निकालते हैं इक्वेशन। बेसिकली हमें निकालना क्या है कि किसी भी कर्व रोड पे आपने देखा होगा जब बहुत तेज स्पीड में कोई गाड़ी जाती है तो जी ऐसे जाएगी, वो ऐसे कर्व नहीं होगी, धाड़ से डिवाइडर से टकरा जाएगी। वो क्यों? क्योंकि हमें मालूम है जगह जगह जो फ्लाईओवर्स और कर्व रोड्स होते हैं वहाँ पे स्पीड लिमिट लगी होती है। जब बंदा उसको क्रॉस करता है एक्सीडेंट होता है। अब वो स्पीड लिमिट जो उन्होंने लगाई है वो कैलकुलेट किसी तरीके से तो की होगी ना कि इससे ऊपर जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे की थी? हम भी कर सकते हैं, आइए निकालते हैं। हमें मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लेस देन क्या होता है जी? म्यू एस इंटू एन। ठीक है, हमें मालूम है एफ एस जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और कोई भी फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा उसकी वैल्यू को हम mv² कर सकते हैं। r क्या है अपना? जो ये सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है उसका रेडियस, और v कार की वेलोसिटी। तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसको हम mv² के बराबर रख सकते हैं। इज लेस देन क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन। देखो इस केस में एन कितना होगा? mg अंदर एन बाहर, mg अंदर एन बाहर, तो n सिंपल इक्वल टू mg हो जाएगा। तो यहाँ पे ये m इंटू जी आ जाएगा, m से m कटेगा, तो v² इज लेस देन क्या आ गया आपके पास? म्यू एस इंटू जी इंटू आर। यानी v जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे? अंडर रूट म्यू एस इंटू जी इंटू आर से। तो ये हमारे पास एक स्पीड का फॉर्मूला आ गया। यानी कर्व पाथ पे सर्कुलर रोड्स पे जो आपकी स्पीड होगी कार की वो म्यू एस इंटू जी इंटू आर से कम होनी चाहिए। लॉजिकल सोचते हैं इसको कि कैसे कैलकुलेट करें। देखो टायर्स की कंपनी है, सीएट हो गई, एमआरएफ हो गई, अपोलो हो गई, ये फलाना ढिमकाना टायर्स होते हैं। आपने देखा होगा उनमें अजीबोगरीब डिज़ाइंस बने होते हैं। वो डिज़ाइंस किस लिए हैं? रफनेस बढ़ा रहे हैं सरफेस का, फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं। तो अब जी जो सीएट अज्यूम कर लेते हैं, सीएट टायर कंपनी है, उसने जो रोड डिज़ाइन किया, वो जो टायर डिज़ाइन करेगी तो उसको इंडियन रोड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे कौन सा कंक्रीट यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसका कितनी रफनेस रहने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या करा? अपना टायर डिज़ाइन कर दिया। अब जो इंडियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है उसको पता है कि जी ये कंपनी है, इतना इतना फ्रिक्शन रख के, ये इतना इतना जो है रफनेस रख के टायर्स क्रिएट करती हैं। तो इंडियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो रोड्स वगैरह बनाती है उसको पता है कि म्यू एस कितना रहने वाला है रोड का और टायर का जो किसी कंपनी ने बनाया है। ठीक है, अब जी मालूम है अपनों को 9.8 होता है, हम 10 लेके चलेंगे। और उनको ये पता है कि जो हमने कर्व रोड बनाया है उसका रेडियस कितना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पता है कि म्यू एस की वैल्यू 0.4 है यहाँ पर। ठीक है जी, और जो रेडियस 0.2 लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। और जो रेडियस रखा है उन्होंने 100 मीटर का रखा है, और जी को जो है हम 10 लेकर के चल रहे हैं। तो अगर वो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू अंडर रूट म्यू एस इंटू जी इंटू आर की,
तो म्यू एस कितना है अपनों पे 0.2, जी हम 10 ले रहे हैं और आर कितना है 100 मीटर। देखो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो गया, यानी अंडर रूट 200 हो गया। अंडर रूट 200 यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपके पास अंडर रूट म्यू जी आर की वैल्यू आई कितनी आई 10√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस इक्वेशन से मुझे क्या पता लग रहा है, जो मुझे अपनी स्पीड है ना वो लेस देन रखनी है किससे 10√2 से। अगर वैल्यू पुट कर दें तो 10 × 1.41 होता है ना, तो कितना हो जाएगा जी 14.1 मीटर पर सेकेंड। अपनी स्पीड मुझे 14.1 मीटर पर सेकेंड से कम रखनी है ताकि मैं सेफली टर्न कर पाऊँ। क्या होगा अगर मैंने स्पीड इसके बराबर कर दी, एग्जैक्ट 14.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मैं कर्व रोड पे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका v जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है इक्वलिटी आ जाएगी। यही होगा ना, आपने स्पीड को क्या करा इसके बराबर कर दिया, जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, जो लिमिट लगी थी वहाँ पर। ये क्या हुआ, ये बराबर हो गई। ये क्या हुआ, ये बराबर हो गई। ये क्या हुआ, बराबर हो गया। तो अगर एफ एस की वैल्यू इक्वल टू म्यू एस इंटू एन हो जाए, ये कब होता है, जब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाए। मतलब उस केस में एफ एस क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुका हो, जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला हो। यानी अगर मैंने अपनी स्पीड को जरा सा भी और बढ़ाया ना, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बनाए, जो इक्वलिटी आई है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन दोस्तों कब लगता है, जब मोशन होता है। दैट मीन्स सेंटर में जो लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया। इसका मतलब इस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगता ही मोशन के अपोजिट है जहां मोशन हो रहा हो। तो ये जो कार आपकी ऐसे जो प्यार से कर्व हो रही थी, अभी कर्व नहीं होगी, ऐसे जाके धाड़ से टकराएगी। और आपको पता है फ्लाईओवर्स पे जो ये कर्व रोड्स होते हैं, जहां जहां वहां पे एक्सीडेंट्स होता ही ऐसे है, कार जा रही है स्पीड में और धाड़ से वो कर्व ये डिवाइडर से टकरा गई, क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने जो स्पीड लिमिट लगाई थी उसको वो क्रॉस कर गए, ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया यहाँ पर कि जी आपको है 14.1 मीटर पर सेकेंड स्पीड लिमिट है, ऊपर नहीं जाना, चले गए। क्या होगा, स्टैटिक को काइनेटिक में कन्वर्ट कर बैठेंगे तो एक्सीडेंट होगा। इसीलिए गाड़ी चलाने से पहले थोड़ी सी फिजिक्स हमें कर्व रोड्स की पता होनी चाहिए। तो जी मैं इसको वापस से ठीक करता हूँ कि एफ एस की वैल्यू जो है लेस देन होनी चाहिए म्यू एस इंटू एन से। तो ये था हमारे पास यहाँ तक की कहानी, ये मैंने एग्जांपल लिया था, इसको हम परे को रखते हैं, ठीक है। और अगर v की, अगर आपको मैक्सिमम स्पीड कोई पूछेगा कितनी हो सकती है, तो इसके बराबर हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बराबर भी होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा और एक्सीडेंट नहीं होगा, कि एक्सीलरेशन लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी 0 होता है, बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस इंटू जी इंटू आर। ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। ये आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इफ़ आपकी v जो है ग्रेटर देन हो जाएगी अंडर रूट म्यू एस इंटू जी इंटू आर से, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका एफ एस है वो क्या बन जाएगा, एफ के हो क्या जाएगा, मोशन हैपेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। और वहां पे क्या होगा, एक्सीडेंट, हादसा हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं कॉन्सेप्ट बैंकिंग ऑफ रोड्स का। अभी जैसा पिछला टॉपिक में हमने किया ना कि आपके पास कोई कार जो है वो सर्कुलर रोड पे ऐसे कर्व हो रही है, आपने ऐसा देखा होगा। नॉर्मली कोई कार अगर स्ट्रेट पे यू टर्न मारती है तो कर्व पाथ वहाँ भी फॉलो होता है, वो कॉन्सेप्ट वहाँ भी एप्लीकेबल है। आपने कई जगह देखा होगा बच्चों कि जो कर्व रोड है ना, ऐसे वो डायरेक्ट ऐसे कर्व नहीं है, वो ऐसे उठा हुआ होता है इस तरीके से, ऐसे वो ऐसे फ्लैट कर्व ना हो करके मोस्ट ऑफ टाइम्स आप देखोगे वो इस तरीके से कर्व होता है, ऐसे कर्व रोड जा रहा होता है ऐसे करके। ये डेथ वेल में भी होता है। कर्व रोड कैसे, ऐसे तो बिल्कुल ही वर्टिकल कर देते हैं ना, अराउंड वर्टिकल कर देते हैं, उस केस में ऐसे वर्टिकल सर्कल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ इंक्लाइंड रोड्स भी जगह जगह आपने देखे होंगे, फ्लाईओवर्स पे भी जहाँ टर्न होता है वहाँ रोड्स ऐसे थोड़ा सा कर्व होता है और उठ के होता है कुछ एंगल पे, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो ऐसे ही हमने ले लिया कोई कर्व रोड है, ऐसे कर्व और सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और वो ऐसे यहाँ से अंदर जा रहा है, घूम के फिर से वहाँ से वो वापस आएगा।
तो जनरली मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पे इस तरह से बना दिया। कोई कार है वो ऐसे कर्व सर्कुलर रोड पे जा रही है और ये अंदर की तरफ जा रही है, अभी ऐसे आगे जाके वो कर्व होगी, ठीक है। क्या करेगी, इस तरह सर्कल पूरा करेगी, वहाँ जाएगी, फिर ऐसे घूम के इस तरह से, अगर ये कंप्लीट सर्कल है तो ऐसे सर्कल फॉलो होगा, यहाँ पर सर्कल फॉलो होगा। इसका मतलब ये जो है ये इसकी सेंट्रल लाइन होनी चाहिए, रफली प्लॉट कर रहा हूँ मैं, ये क्या होना चाहिए, सेंट्रल लाइन, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसकी कहानी पूरी। मुझे मालूम है इसका मास कुछ m है, इसका मास अगर m है तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, इसके FBD में यही बना रहा हूँ। सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ कितना एंगल बनेगा, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, थीटा। अब अगर थीटा बना है तो कंपोनेंट तो आएगा, यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा जी, जहाँ एंगल बनता है वहाँ कॉस, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे साइन का कंपोनेंट, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा। बस क्या हमने सारे फोर्स बना दिए? नहीं, और भी फोर्स हैं। पिछले में देखा था ना, सर्कल के सेंटर के अपोजिट, सेंट्रल लाइन के अपोजिट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, तो यहाँ भी क्या, इस डायरेक्शन में कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ होगा, इस तरफ F सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल बिना सेंट्रीपिटल के तो होता नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस केस में अगर एक्सीडेंट हुआ तो मैं मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, पिछले में देख चुके थे, स्पीड बढ़ाओगे स्टैटिक काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल के अलोंग डायरेक्शन होगा, मोशन होगा सेंट्रीफ्यूगल के डायरेक्शन में। अब यहाँ तो मोशन होगा नहीं, ऐसे कार इस केस में ऊपर की तरफ जाएगी ना, स्लाइड करती हुई अपवर्ड मोशन करेगी, ऐसे कर्वट पे जा रही है, ऐसे धड़ से ऊपर की तरफ चली जाएगी, तब जाके उसका एक्सीडेंट होगा। तो यानी कि इस केस में जो मोशन होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं, उसके कंपोनेंट की वजह से होगा, ठीक है। अब इस केस में जैसे वहां पर था कि सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, तो यहां पर भी क्या होगा, मोशन एक्चुअल कहाँ हो रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड ना, उसको अवॉइड करने के लिए कोई तो फोर्स होगा जो कि सरफेस के अलोंग लग रहा होगा, डाउनवर्ड। और हमें मालूम है मोशन यहाँ होना चाह रहा है और कोई फोर्स यहाँ मौजूद है जो मोशन को नहीं होने दे रहा है, वो कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इस केस में यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है जी। हमने सारे फोर्स बना दिए। अब समझते हैं कि हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स करा क्यों। हमने बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करा, हम चाह क्या रहे हैं, सर्कुलर रोड पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा होना, ताकि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें। तो बैंकिंग करने के पीछे भी यही रीज़न है, हम चाह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाए, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि क्या हो, एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सके। अब ये रही मेरी सेंट्रल लाइन, अगर ये कर्व पाथ फॉलो करता है तो ऐसे करके कुछ कर्व फॉलो करेगा ये, ठीक है, उधर जाएगा, घूम के फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर घूम के ऐसे करता रहेगा। तो ये इसकी सेंट्रल लाइन है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी तो मुझे कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा सेंट्रल लाइन के अलोंग, लेकिन जो ये नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस केस में ये सेंट्रल लाइन से कुछ एंगल बना रहे हैं, और अगर एंगल बनाएंगे तो कंपोनेंट तो आएगा ही। एंगल कैसे बना रहे हैं, देखो, अगर मैं ये mg लाइन को ऊपर एक्सटेंड करूं ऐसे करके, अगर मैं mg की लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर दूं तो बच्चों का थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा एंगल होगा। यानी जो नॉर्मल है इस केस में वो भी कंपोनेंट बना रहा है। देखो, एक नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा ऊपर, यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ कितना कंपोनेंट आएगा, कॉस, यहाँ बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, एन साइन थीटा। सिमिलरली एफएस यहाँ से बना रहा है एंगल थीटा, जहाँ थीटा बनाता है वहाँ कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ एस कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर यानी यहाँ पर भी एक कंपोनेंट आएगा, वो क्या आएगा, साइन का, तो एफ एस साइन थीटा। यहाँ पर जाके हमारे सारे फोर्स कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये खिचड़ी नहीं लग रही होगी, समझ आ रहा होगा मैंने कहाँ पे क्या बनाया है, ये थीटा बनाया है मैंने यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ, ठीक है जी। तो इस केस में देखो क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, सेंट्रल लाइन के अलोंग जो नेट फोर्स है अब वो इंक्रीज हो गया ना, पहले क्या था खाली एफ एस, अब क्या है, एफ एस का भी कंपोनेंट और नॉर्मल का भी कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हेंस जो नेट फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, वो कितना हो गया आपके पास, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा।
ये क्या हो गया है, गेट्स इंक्रीज्ड, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्शन जो आपका एक्सीडेंट है वो अवॉइड होगा। ठीक है जी, तो ये कहानी मेन थी। अब आइए इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी वही निकालना है कि कितनी स्पीड से वो इन रोड्स पे कर्व हो, इन बैंड रोड्स पे, कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस एक्सिस को जो है सेंटर लाइन की एक्सिस को मैक्स कहूँगा और वर्टिकल वाले को वाई कहूँगा। बारी बारी से दोनों एक्सिस में इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो जी इन एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ जो लग रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। r कुछ रेडियस रहा होगा, जो भी कर्व पाथ फॉलो करेगा उसका कुछ रेडियस होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स केस में कितना हो गया हमारे पास, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा इक्वल टू mv²/r। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ऐसे ही लगाते हैं इक्वेशन एक बार y एक्सिस में। तो इन y एक्सिस फॉर्मूला क्या लगाएंगे जी, F net इज इक्वल्स टू मास इनटू y का एक्सेलरेशन। क्या यहाँ पर y में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं। क्या ये बॉडी ऐसे ऊपर नीचे वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है जी, नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। कितने फोर्स मौजूद है y में, n cos थीटा है, fs sin थीटा है और mg है, जिसमें n cos थीटा तो ऊपर है और बाकी ये दोनों अपोजिट हो तो माइनस कर देंगे। माइनस का fs sin थीटा और माइनस का mg इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सेम करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे यहाँ RHS में m की वैल्यू है तो वहाँ भी RHS में m की वैल्यू करता है। तो कितना हो जाएगा, n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब लोग को v चाहिए ना, v यहाँ है वहाँ नहीं है, तो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं ताकि v हमारा ऊपर रहे। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं 2 से और ना इसको हम पलट देते हैं, RHS को LHS में और LHS को RHS पर ले जाते हैं, सेम वही काम करते हैं वहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, mv²/r अपॉन में mg इक्वल टू, यहाँ पे कितना है जी, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा, n sin थीटा प्लस fs cos थीटा। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, n cos थीटा माइनस fs sin थीटा। देखो m से m गया, यहाँ पे क्या बचा, v² अपॉन gr इक्वल टू n इंटू में साइन थीटा प्लस, अगर मैं fs की लिमिटिंग वाली वैल्यू पुट करूं तो वो क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल के चल रहे हैं, वहाँ तो हमने लेस देन निकाला था पिछले केस में, यहाँ मैक्सिमम निकाल के चल रहे हैं। तो अगर मैक्सिमम निकाल के चलेंगे तो fs को मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन मान रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन। ठीक है जी, तो n साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन में n cos थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। fs की वैल्यू पुट कर दी। देखो दोनों तरफ से मैं n कॉमन निकालूंगा, n से n कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, v² अपॉन जी आर, ऊपर से n कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, नीचे से n कॉमन निकाला, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, n से n गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ ना साइन थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे, देखिए, हालांकि देखो हमारा आंसर जो है ना ये बन गया है, v² की वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई, g इंटू आर, और यहाँ पे कितना आ रहा है, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। देखो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, रूट लगा देंगे, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। लेकिन यार थोड़ा सा अजीब है ना, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर बन रहा है, साइन थीटा पुट करो, साइन अलग देगा, कॉस अलग देगा, तो इसको हम थोड़ा सेम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। तो v² इज इक्वल टू जी आर ब्रैकेट में, यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड प्लस म्यू एस कॉस थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड। ये तो हो गया न्यूमिनेटर का काम, यही हम करते हैं सेम डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, माइनस म्यू एस क्या है, साइन थीटा डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा से। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा
जी आर, यहाँ पे क्या बचा, टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। v का रूट स्क्वायर हटा के वहाँ रूट लगाएंगे तो आंसर कितना आ गया आप लोगों के पास, जी आर ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी किस पर, बैंक्ड सर्कुलर रोड्स पर, वो सर्कुलर रोड जिनको हम बैंक कर देते हैं। पिछले केस में देखो सिर्फ क्या आ रहा था, म्यू एस इंटू जी इंटू आर, यहाँ पे म्यू एस में टेन थीटा की वैल्यू ऐड हो रही है और डिनोमिनेटर में देखो म्यू एस टेन थीटा 1 में से माइनस होकर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा, वेलोसिटी को और बढ़ा देगा। यानी बैंकिंग ऑफ रोड्स करने से फायदा क्या है, स्पीड अब अपनी और बढ़ा सकते हो। अगर खाली नॉर्मल सर्कुलर रोड पे स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है तो इन रोड्स पर, बैंक सर्कुलर रोड्स पर उनको आप बढ़ा के 55-60 भी कर सकते हो। तो ये फायदा होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स का। ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चैप्टर के वर्क एनर्जी पावर के वीडियोस लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनको जाइए देखिए, उसको भी काफ़ी मज़े से हम लोगों ने किया है। कोशिश की है कि आपको पूरा क्लियर हो और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।